नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 24 जुलाई 2022। आज हम लोग देखेंगे कि द हिंदू के न्यूज़पेपर में हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण है। टू द पॉइंट वीडियो को रखने की कोशिश करी है कि जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है केवल वही चीजें आपको पता चलें। तो आज सत्र के विषय जो होंगे उसके बारे में एक परिचय दे देता हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोक सुरक्षा अधिनियम के बारे में, फिर कटहल में एक कवक रोग देखा गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दिव्यांग हवाई यात्रियों के लिए कुछ नए नियम आए हैं जिनका विरोध हो रहा है, उस पर एक नजर डाल लेंगे। मंकी पॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करा है डब्ल्यूएचओ ने, इस पे देखेंगे। खाद्य सामग्री पे जिस तरीके से जीएसटी बढ़ाया गया है उस पे एक नजर डाल लेंगे। गर्भपात पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्या निर्णय दिया है वो देख लेंगे। कंगारू अदालत चर्चा में क्यों आया, कोविन प्लेटफॉर्म ये हाल ही में न्यूज में क्यों आया, इस पे एक नजर डालेंगे। पश्चिमी घाट में जो चमगादड़ों की दो प्रजाति है उन पे क्या खतरा है उसको देखना है। और बाद में इन सारी न्यूज पे मुख्य परीक्षा में कौन से प्रश्न बन सकते हैं एक नजर उसको भी देखेंगे हम। तो चलिए सत्र को शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको सारे आर्टिकल बहुत ही साधारण और सहज भाषा में आपको समझा दूं, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आपको प्रश्न संख्या 6 पे मिलेगा, जिसका संबंध जीएस के सेकंड पेपर से है, जहां पर हम लोग संविधान और केंद्र राज्य संबंध के ऊपर बात करेंगे। देखिए इस आर्टिकल में निकला क्या है, क्या हुआ हाल ही में जम्मू कश्मीर के 3 परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी है। उसमें यह लिखा है कि भाई हमारे परिवारजनों को सरकार ने अरेस्ट किया था और किस कानून के तहत, पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि लोक सुरक्षा अधिनियम के तहत इनको अरेस्ट किया गया था और इनसे हमारा कोई संवाद नहीं कराया जा रहा है, हमारी कोई बात नहीं कराई जा रही है, हमें यह भी नहीं पता है कि वो जिंदा हैं कि वो मर चुके हैं। तो इस तरीके की जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करी गई। तो अब चूंकि ये याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है तो हमारे लिए जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अरेस्ट होता है यानी कि जो गिरफ्तारी होती है, आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 22 में। क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 22 है वो हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। इसमें 2 टाइप की गिरफ्तारियों के बारे में बताया गया है। एक होती है दंडात्मक गिरफ्तारी, एक होती है निवारक निरोध गिरफ्तारी। दंडात्मक गिरफ्तारी के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध करा, अपराध के बाद उस पर मुकदमा चला और न्यायपालिका ने उसको दोषी करार दिया तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, अगर उसने अपराध करा है तो उसको गिरफ्तार होना चाहिए। निवारक निरोध में ऐसा नहीं होता, बड़े ध्यान से सुनिएगा। निवारक निरोध में क्या होता है कि किसी अपराध की आशंका यदि होती है ना, पुलिस को अगर आशंका है कि वो व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है तो उसको बिना किसी मुकदमे के उस पर मुकदमा भी नहीं चलाया जाएगा और ना ही उसको अदालत ने कोई निर्णय भी उसके खिलाफ नहीं दिया है कि वो दोषी है कि नहीं है। इनके बिना उसको क्या कर लिया जाएगा? अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये जो लोक सुरक्षा अधिनियम है ना, पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए ये क्या है। ये एक निवारक निरोध कानून है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में आपसे ये कथन के फॉर्म में पूछ देगा कि ये क्या दंडात्मक है कि निवारक निरोध है, तो यहां पर ये मेन पॉइंट है, याद रखिएगा कि ये निवारक निरोध है। अच्छा, निवारक निरोध में चूंकि ये मौलिक अधिकार था तो मौलिक अधिकार में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति को भी निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार करा जाएगा तो उसको क्या है कि मैक्सिमम 3 महीने तक ऐसे गिरफ्तार सरकार जो है वो अरेस्ट करके रख सकती है। उसके बाद सरकार को क्या करना पड़ेगा? बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि बोर्ड कह देता है कि भाई इनको आगे भी गिरफ्तार करके रखो तब तो गिरफ्तार करा जाएगा, अदरवाइज क्या है कि उनको छोड़ दिया जाएगा। ये तो आर्टिकल 22 की बात हो गई। अब यहां पर जो लोक सुरक्षा अधिनियम है इसमें ये विवादास्पद अधिनियम है। ऐसा क्यों है देख लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो एक चीज जान लीजिए कि 16 वर्ष से उसकी उम्र अधिक होनी चाहिए और इसमें जो गिरफ्तारी होती है वो अधिकतम 2 वर्ष तक होती है। 2 वर्ष तक जो सरकार है वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अब आप पूछेंगे कि यहां पर गिरफ्तारी का कारण क्या है, सरकार उसे क्यों गिरफ्तार करती है? तो गिरफ्तारी का यहां पर कारण जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि राज्य की सुरक्षा और जो पब्लिक ऑर्डर होता है, लॉ एंड ऑर्डर, अगर सरकार को लग जाए कि भाई राज्य की सुरक्षा खतरे में है, यदि वो कोई ऐसा भाषण दे सकता है, यदि वो कोई ऐसा क्रियाकलाप कर सकता है, या फिर पब्लिक का लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, सार्वजनिक जो व्यवस्था है उसके खतरा आ सकता है, उस पर खतरा आ सकता है, तो उस व्यक्ति को क्या करा जाता है? इस अधिनियम के थ्रू पीएसए के
अधिनियम के अंडर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार करा जाता है ना, तो अभी उस व्यक्ति में क्या है, अब चूंकि ये निवारक निरोध है तो उस पर मुकदमा तो चलाया नहीं जाएगा, उसको न्यायपालिका के सामने तो ले नहीं जाया जाएगा। अभी किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार पुलिस करती है तो ऐसा होता है कि 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, परंतु यहां पर ऐसा नहीं है। उसको बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे रखा जा सकता है, ठीक है, उस पर नजरबंद करा जा सकता है उसको। जब भी यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा जाता है तो उसको अपनी जमानत के अधिकार होता है, परंतु यहां पर उसका जमानत का अधिकार भी नहीं होता है, वो अपनी जमानत भी फाइल नहीं कर सकता। अभी उसको हिरासत में लिए जाने के ना सरकार कई सारे कारण बता सकती है, ये धारा 8 में लिखा हुआ है और सबसे विवादास्पद धारा यही है। ये गिरफ्तारी करने का आदेश जो होता है ना, ये भी आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन निकालता है? वो जिला मजिस्ट्रेट या फिर कोई आयुक्त निकाल सकता है, यानी कि जो कार्यपालिका है हमारी, ठीक है, इन्हीं को तो कार्यपालिका कहते हैं, है ना। तो कार्यपालिका एक आदेश निकाल देगी और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब वो व्यक्ति मान लीजिए गिरफ्तार हो चुका है, उसके पास अब क्या अधिकार बचता है आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 32 में जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है ना, हैबिस कॉर्पस की, तो इसके रिट के थ्रू ये, चूंकि आर्टिकल 32 क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये तो कोई व्यक्ति, कोई भी राज्य किसी से नहीं छीन सकता। तो मान लीजिए वो व्यक्ति आर्टिकल 32 की हेल्प लेके बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जो है वो दायर करता भी है, तो न्यायपालिका अब डायरेक्ट आर्टिकल 32 से वो कहां चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, मान लीजिए उसकी ये जो अरेस्टमेंट है गवर्नमेंट के अगेंस्ट आदेश निकाल देती हैं और वो बोलती हैं कि इसको तुरंत रिहा करा जाए। तो उन्होंने जो आदेश दिया है, अब सरकार के पास यहां पर क्या हो जाएगा, सरकार इस आदेश को रद्द करने के लिए वो क्या करेगी, फिर से उसको अरेस्ट करने का आदेश दोबारा पारित कर देगी, ठीक है। दोबारा से एक नई एफआईआर कर दी या नए तरीके से उस पर कारण बता दिए, यही धारा 8 की हेल्प लेके उसको दोबारा से क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया। तो यहां पर ये देखिए, ये सबसे ज्यादा भयावह चीज हो जाती है कि यहां पर न्यायपालिका का एक तरह से देखा जाए तो रोल काफी कम हो जाता है। सरकार के पास अनलिमिटेड पावर आ जाती है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध में कई सारे कारण बता बता के और धारा 8 का यूज कर करके उसको कई बार उसके अगेंस्ट में उसको अरेस्ट कर सकती है। तो इस वजह से ये जो कानून है वो विवादास्पद रहता है। कई बार इस कानून को बोल देते हैं कि ये कैसा है, ड्रैकोनियन कानून है, यानी कि बहुत ही ज्यादा गंभीर कानून है, ठीक है, इसी को ड्रैकोनियन बोलते हैं। तो ये न्यूज इस वजह से चर्चा में थी। अब यहां पर जो परिवार थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी सरकार से यही, सुप्रीम कोर्ट में यही याचिका दायर करी थी कि भाई जब मेरे रिलेटिव को अरेस्ट किया गया था उसके बाद से आज तक सरकार ने उसके साथ हमारा कोई संवाद नहीं कराया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं कराया है। हमें यही नहीं पता कि हमारा जो व्यक्ति है वो जिंदा भी है कि नहीं, हमको ये भी नहीं पता। तो कम से कम सरकार उनसे हमारी क्या कराए, बातचीत कराए। अब इसमें एक उदाहरण लिया गया था बिलाल का। बिलाल एक व्यक्ति था, उसको सरकार ने 2016 में अरेस्ट किया था। 2016 में आपको पता होगा बुरहान वानी जो ये आतंकवादी था, इसको जब हमारी सेना ने मार गिराया तो जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे। वहां पे युवा थे, वो कई बार सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसी प्रोटेस्ट में कई सारे युवाओं को गिरफ्तार करा गया था, उसमें ये बिलाल भी था। तो 2016 में जब इसको गिरफ्तार करा गया, फिर बाद में इसको छोड़ दिया गया। बाद में छोड़ने के बाद 2022 में, अभी इसी साल में, इसको मार्च में फिर से गिरफ्तार करा गया है और इसी कानून के तहत, पीएसए के तहत, ठीक है। तो इनके परिवार वालों ने बोला कि हमारे परिवार में यही इकलौता कमाने वाला है, इनके पिताजी नहीं रहे, ये सेब के बाग में काम करता है, इन्होंने बैंक से कई सारा लोन भी ले रखा है। तो बैंक वाले भी इसको बोलते हैं कि हमारी जो किस्त है वो आप चुकाइए। अब बट इसको क्या है, सरकार ने जेल में बंद करा है, और जम्मू कश्मीर की जेल में नहीं है, ये कहां पर है, प्रयागराज की जेल में बंद है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा आप कि यहां पर क्या हुआ था, जब पुलवामा अटैक हुआ था ना, तो पुलवामा अटैक में जो यहां के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, तो उन्होंने क्या कहा था, एक कारण ये बताया था कि यहां की जेल में ऑलरेडी इतने सारे कैदी बंद हैं, इतने सारे लोग अरेस्ट हैं कि यहां की जेल में जगह नहीं है। तो यहां पर जो पीएसए अधिनियम था उसमें उसमें परिवर्तन करा गया था। उसमें यह कहा गया था कि भाई जो जम्मू कश्मीर का व्यक्ति है उसको अगर पीएसए के अंडर में गिरफ्तार करा जाता है तो उसको किसी और राज्य की जेल में भी भेजा जा सकता है। इस वजह से ये जो बिलाल है इसको प्रयागराज की जेल में रखा गया है, ऐसा यहां पर इनका आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगली न्यूज जो है वो प्रश्न संख्या 5 पे आपको मिलेगी। इसका संबंध जीएस के सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में, जहां पर स्वास्थ्य और हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। यहां पर क्या हुआ,
सब लोग जानते हैं इस फल के नाम को, जिसको जैक फ्रूट कहते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कटहल बोलते हैं। कई क्षेत्रीय जगह इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पर केरला के वैज्ञानिकों ने क्या पाया कि कटहल, जो कि बहुत अभी तक ये था कि इसमें भाई कोई रोग नहीं लग सकता, ये एक ऐसा फल था, परंतु इसमें क्या हुआ, देखा गया कवक एक रोग लग गया। ठीक है, कवक से यहाँ पर रोग लग गया, कवक रोग जिसको बोला जा रहा है। तो यहाँ पर यह चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यूपीएससी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जीवाणु, विषाणु, कवक किस टाइप का रोग है, तो याद रखिएगा कवक रोग लगा है। अब कवक जो है उसका नाम क्या है, एथिलिया रोफिल्स। ठीक है, एथिलिया रोफिल्स इसका नाम है, तो इस नाम को भी याद रखिएगा। इस रोग के कारण, ये जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहां पर फंगस ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो इस वजह से ये न्यूज जो थी वो चर्चा में आ गई। अब जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो कवक होता है, तो कई सारे कवक जो होते हैं, वो सारे कवक जो होते हैं हमारे लिए खतरनाक नहीं होते हैं। हमारे चारों तरफ बहुत सारे कवक मौजूद होते हैं। कुछ होते हैं जो हमारे मानव शरीर के लिए उसमें कोई भी उसको क्षति नहीं पहुंचाते हैं, बट कुछ कवक ऐसे होते हैं जो हमारे मानव शरीर को क्षति पहुंचाते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। चूंकि कटहल में अभी तक कोई रोग ऐसा देखा नहीं गया था, ये पहली बार ऐसा रोग देखा गया है, तो ये हमारे प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है ये न्यूज। अगला जो आर्टिकल है वो पृष्ठ संख्या 8 पे मिलेगा, जीएस के सेकंड पेपर में, जहां पर हम लोग शासन व्यवस्था और संविधान पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए क्या हुआ है, डीजीसीए यानी कि नागरिक विमानन महानिदेशालय, ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा। क्या हुआ कि यहां पर डीजीसीए ने अपनी जो विमानन नीति है उसमें एक नीति ये बनाई थी कि भाई जो लोग दिव्यांग होते हैं, ठीक है, तो जो लोग दिव्यांग हैं वो जब हवाई यात्रा करेंगे, तो पहली चीज तो उनको बोर्डिंग के लिए बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। बोर्डिंग प्रक्रिया वो होती है जब आप हवाई यात्रा करते हैं, तो आपका जो टिकट है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो सब चेक करे जाते हैं। ठीक है, विमान में प्रवेश करने से पहले। तो बोर्डिंग में किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं होगा कि वो दिव्यांग जन को बोर्डिंग विमान में कराने से रोक ले। ठीक है, परंतु क्या है कि जो एयरलाइन कंपनियां होती हैं, है ना, जैसे स्पाइस जेट है, गो एयर है, इंडिगो है, तो ये जो एयरलाइन कंपनीज होती हैं, इनको ये बोला गया कि यदि आपको ये लगता है कि इस व्यक्ति को जो जो कि दिव्यांग है, ये अगर हवाई यात्रा करेगा तो इसको ऐसी कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि भाई आप एक काम करिए, आप पहले मुझे किसी डॉक्टर से एक प्रमाण पत्र ले आइए कि आपको हवाई यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इस नियम में लिखा गया था। इस नियम के विरोध में कई सारे सामाजिक संस्थाएं जो थीं, जो दिव्यांग जन से रिलेटेड थीं, उन्होंने बहुत इसका विरोध जताया कि भाई ये तो आप भेदभाव कर रहे हो दिव्यांग जनों के साथ, कि आप बोल रहे हो कि पहले उन्हें सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर जो विमानन मंत्रालय था, उड्डयन मंत्रालय, तो उन्होंने बोला है कि हमने ऐसा नहीं कहा है कि इनको बैन करा जा रहा है, हमने केवल ये कहा है कि एयरलाइन कंपनी को यदि ऐसा लगेगा कि भाई ये जो व्यक्ति है इसको कोई भी स्वास्थ्य समस्या आ सकती है, तो हालांकि देखा जाए तो ये उस व्यक्ति की भलाई के लिए है, परंतु यहां पर एक भेदभाव भी इस चीज से झलक रहा है, इस वजह से ये आर्टिकल में लिखा गया है। हालांकि जो उड्डयन मंत्रालय है उन्होंने यहां पर अभी बोल दिया है कि ऐसा कोई हमने रूल फोर्स नहीं कर दिया है, मतलब बाध्यकारी नहीं करा है। अगली न्यूज जो है वो आपको पृष्ठ संख्या 9 पे मिलेगी। ये जीएस के सेकंड और थर्ड पेपर में है। यहां पर भी स्वास्थ्य की बात होगी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की बात होगी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की बात करेंगे तो डब्ल्यूएचओ लिखा ही हुआ है, ठीक है, इस वजह से ये टॉपिक को भी कवर करेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो यहां पर मंकी पॉक्स की बात होगी। अब इसका सीधा संबंध किससे आ जाएगा, स्वास्थ्य से। तो मंकी पॉक्स के बारे में मैंने आप टॉपिक पे पूरा एक आज की बड़ी खबर बना रखी है। आप जैसे ही डालेंगे यूट्यूब में मंकी पॉक्स बायजूस आईएएस हिंदी, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने मंकी पॉक्स के बारे में हर चीज कवर कर दी है। देखिए यहां पर क्या हुआ है, यहां पर डब्ल्यूएचओ ने अब इस चीज को घोषित कर दिया है, क्या, मंकी पॉक्स को बोल दिया है कि ये क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। ठीक है, अब देखिए, जब आपको पता होगा कोविड आया था, तो कोरोना को भी, कोविड-19 को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करा गया था। तो पेंडेमिक से पहले, यानी हालांकि कोविड तो पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ था, तो पेंडेमिक से पहले का जो स्टेप होता है वो यही होता है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का, है ना। तो ये डब्ल्यूएचओ ने घोषित कर दिया है। क्यों घोषित कर दिया, आपने जैसा यहां पे देख पा रहे होंगे, 14,500 केसेस ऑलरेडी मंकी पॉक्स के आ चुके हैं और 72 देशों में, 70 से ज्यादा देशों में 14,000 से ज्यादा केस जो है वो रिकॉर्ड करे जा चुके हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में टोटल 3 केस रिकॉर्ड करे गए हैं, और तीनों किस राज्य में, केरला राज्य में। और तीनों जो केस थे उसमें देखा गया कि तीनों ही यूएई से वापस आए थे, इस वजह से इनके अंदर मंकी पॉक्स जो वायरस है ये पाया गया। ये भी याद रखिएगा, ये
जो बीमारी है वो किससे फैल रही है? वायरस से। ये वायरस जो है वो किस फैमिली का है? तो पॉक्सी विराइडे फैमिली का है। ये इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। जैसे अभी आपने देखा कि जो कटहल पे फंगस, जो कटहल पे रोग है वो कवक रोग है, तो यहाँ पे मंकी पॉक्स कैसा है? ये एक वायरस रोग है। ये फैलता कैसे है? ये एक जूनोसिस रोग है। जूनोसिस रोग या जूनोटिक उस बीमारी को कहते हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। जब यहां पे मंकी पॉक्स की बात करेंगे तो मंकी पॉक्स का मतलब है यहां पर ये किससे फैलेगी? कृंतक से। कृंतक में कौन कौन आ जाते हैं? जो चूहे चूहे होते हैं, गिलहरियां होती हैं, खरगोश हैं, तो इनसे मनुष्यों में फैलने का डर होता है। कैसी ये बीमारी दिखती है? तो मैं एक बार इसकी फोटो आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से शरीर पे क्या होते हैं? छोटे छोटे से दाने पड़ जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मंकी पॉक्स बोलते हैं। अब स्टार्टिंग में क्या होगा कि बुखार, अस्वस्थता, सिर दर्द, ये सब होते हैं, और 3 दिन के अंदर हमारी जो बॉडी होती है उसमें रैशेस दिखने लगते हैं। रैशेस का मतलब है खुजली टाइप की होने लग जाएगी, जहां और फिर उसके बाद जो है दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। उस वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने विस्तार से आपको इस बीमारी के बारे में बताया है। मानव से मानव संचरण के लिए भी इसमें देखा गया है कि ऐसा हो सकता है। कैसे? यदि कोई मानव जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आया हो जो स्मॉल पॉक्स से पहले पीड़ित हो। अब संपर्क में आने का मतलब है बहुत ज्यादा पास संपर्क में, जिससे सांस के द्वारा, ठीक है, या उस व्यक्ति के शरीर में जो घाव थे उस घाव के संपर्क में ये दूसरा व्यक्ति आ गया, या किसी जानवर के संपर्क में ये व्यक्ति आ गया, तो उससे ये भी संचरण जो है यहां पर देखा गया है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है जानने वाली, कि जैसे जो आपातकाल मैंने आपको बताया कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होती है, इसको डब्ल्यूएचओ के शब्दों में क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको मुख्य उत्तर परीक्षा में भी उपयोग कर सकते हैं या प्रारंभिक परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, PHEIC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब ये डिक्लेयर कब होता है? एक पूरी समिति बनाई जाती है, वो समिति जो होती है वो डब्ल्यूएचओ को बोलती है कि भाई अब क्या करो, आप ऐसी कोई बीमारी जो है पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है और बहुत सारे देशों में फैल चुकी है, इस वजह से इसको क्या करो, पूरे विश्व का आपातकाल घोषित करो। तब ये वाली जो शब्दावली है इसको उपयोग करा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला जो आर्टिकल है वो आपको पृष्ठ संख्या 11 पे मिलेगा। इसका संबंध थर्ड पेपर से है, जहां पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। हाल ही में आपने न्यूज पढ़ी होगी कि भारत सरकार ने क्या करा था, हमारे वित्त मंत्रालय ने पैक्ड खाद्य पदार्थों पे, पैक्ड का मतलब है जो पैकेट में बंद होके आते हैं, अब वो चाहे ब्रांडेड हो, किसी ब्रांड के हों, या वो कोई नॉन ब्रांडेड पदार्थ हो, ठीक है, इस पे क्या करा गया है? 5% जीएसटी क्या करा गया है? जोड़ दिया गया है। इन पदार्थों की बात करें तो कौन कौन से पदार्थ? जैसे कि चावल, गेहूं, ओट्स, दूध, दही, पनीर, ये जो आम एक लोग डेली बेसिस पे सेवन करते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों पे यदि आप मार्केट में जाते हो, आप किसी ब्रांड का दूध लेते हो, फॉर एग्जांपल अमूल का दूध लेते हो, तो उस पे क्या होगा कि 5% अब जीएसटी बढ़ा दिया गया है। अगर आप खुला दूध लेते हो, बड़े ध्यान से सुनना, खुला हुआ कोई भी आप खाद्य पदार्थ लेते हो तो उसमें कोई जीएसटी बढ़ा नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जैसा कि आर्टिकल में आप देख पा रहे हो, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि भाई जीएसटी ऐसे खाद्य पदार्थों पर क्यों बढ़ा दिया गया जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं, दूध पे, दही पे। तो यहां पर देखिए, जो कई सारी सरकारें हैं, जैसे बात करी जा रही है केरला की, तमिलनाडु की, पश्चिम बंगाल की, इन राज्यों ने इस निर्णय का, सरकार के इस निर्णय का विरोध करा। इन्होंने बोला कि भाई ये तो मनमाना तरीका है, किसी भी चीज पे आप जीएसटी अप्लाई कर दे रहे हो। तो यहां पर हमारी वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने ये बोला कि भाई एक बात बताइए, एक है जीएसटी परिषद जिसको बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। अब ये हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कमेंट करके मेरे को बताइए कि जो जीएसटी परिषद है वो संविधान के कौन से आर्टिकल के अंडर में बनाई गई है, ठीक है। मैं ये आपको बता देता हूं आपकी मदद से कि ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि जाहिर सी बात है कि संविधान में ही किसी उपबंध से बनाई गई होगी ये। तो आपको बताना है ये कौन से आर्टिकल के अंडर में इसको बनाया गया है। तो जीएसटी परिषद जब बनाई गई थी तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के वित्त मंत्री। और इसमें बाकी सदस्य कौन होते हैं? जितने भारत में राज्य हैं इन सबके जो वित्त मंत्री होंगे वो सब इसके सदस्य होते हैं। तो जीएसटी परिषद में कोई भी निर्णय करा जाता है तो उसमें सारे राज्यों के वित्त मंत्री बैठे होते हैं। तो जब ये निर्णय भी लिया गया होगा तो सारे राज्यों के, यानी कि केरला की बात करें जो विरोध कर रहे हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तो इन सारे राज्यों के वित्त मंत्री जो थे वो
भी इसमें बैठे थे। तो जब सबकी सहमति से, आम सहमति से यहाँ पर निर्णय लिया जाता है, तो आम सहमति से जब निर्णय लिया गया था, तो यहाँ पे वित्त मंत्री का कहना है फिर आपको क्यों इसमें प्रॉब्लम हो रही है? पहले अगर प्रॉब्लम हो रही थी तो आपको पहले यहाँ पर विरोध करना चाहिए था। इन्होंने ये तर्क दिया, ठीक है। दूसरा तर्क ये देखिए, इस आर्टिकल में ये निकला हुआ है कि भाई भारत सरकार को इस समय बहुत ज्यादा राजस्व की आवश्यकता है। तो राजस्व ज्यादा लेने का तरीका क्या होता है कि जीएसटी को क्या करा जाए, बढ़ाया जाए। दूसरा, एक तो राजस्व की डिमांड है, दूसरा यहां पर राज्य सरकारें जो थी, इन्होंने केंद्र सरकार से डिमांड करी थी। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आप कोई 100 रुपए की चीज खरीदते हैं, उस पे अगर जीएसटी लगता है तो मान लीजिए 8% जीएसटी लगा, तो 8% किसका होता है, सीजीएसटी होता है, और बाकी का 8% क्या होता है, एसजीएसटी होता है। तो यानी कि आप उसमें टोटल 16% जीएसटी उसमें लगा, मान लीजिए, तो 116 रुपए की चीज खरीदते हैं, तो उसमें से 8 रुपया जो है वो सेंटर के पास चला जाता है और 8 रुपया जो है वो स्टेट के पास चला जाता है। तो यहां पे राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से ये कहा था कि भाई हमें ये जो 8% मिल रहा है ना, हमें और ज्यादा राजस्व चाहिए, ये हमारे लिए कम पड़ रहा है। तो यहां पर केंद्र सरकार ने कहा ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहां पर जीएसटी बढ़ा दिया। अब जो 5% जीएसटी बढ़ा है, तो उसमें आधा किसके पास जाएगा, राज्य के पास, और आधा किसके पास आएगा, केंद्र सरकार के पास। तो यानी कि राज्यों की जो डिमांड थी उसको भी पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया। अब देखिए यहां पर एक मुद्दा आपको यह समझना होगा कि ये जो बाकी सारी चीजें तो ठीक है, दूध पर, दही पर, पनीर पर, गेहूं पर, ये तो आम उपभोक्ता जो है, हर व्यक्ति इसका उपभोग करता है, इस पर क्यों ये बढ़ाया गया? तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सरकार को जब भी पैसे की आवश्यकता होती है, यानी कि उसको अपना राजस्व बढ़ाना होता है या पैसे की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगी, वो कुछ ना कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ाएगी। अब मान लीजिए सरकार ने कार पे टैक्स बढ़ा दिया होता, अब कोई व्यक्ति जो होता है, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, वो कार खरीदने के लिए तो सोचेगा, प्लान करेगा, तब वो कार खरीदेगा। कोई भी महंगी वस्तु होगी, पहले वो प्लान करता है, तब वो जाके लेता है। मगर दूध, दही, पनीर, गेहूं, शहद, ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जो रोज आदमी खाने पे यूज करता है। अगर सरकार को तुरंत पैसा चाहिए कि भाई हमें तुरंत 100 रुपए की आवश्यकता है, वो ऐसी चीजों पे टैक्स बढ़ाएगी जिससे उसको तुरंत फायदा होगा, ना कि ऐसी चीजों पर जिससे 10 साल बाद आदमी ने प्लान कर रखा है कि 5 साल बाद कार लेंगे, तो उस पर जीएसटी बढ़ाने का सरकार को त्वरित लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, तो यह भी वजह है कि उस पर जीएसटी की जो दरें हैं वो बढ़ाई गई हैं। तो कंट्रोवर्सी क्या थी कि इन राज्यों ने आरोप लगाया था। अब यहां पर देखिए एक पॉलिटिकल एंगल है, बट उसमें हमको नहीं जाना है। जहां पर बीजेपी जो शासित राज्य नहीं है, उन्होंने इसका विरोध करा, परंतु चूंकि जीएसटी परिषद की बात आई है, जीएसटी परिषद का यह निर्णय है कि 5% बढ़ाने का, यह होना चाहिए कि उन राज्यों को वहां पर विरोध करना चाहिए था जब इस काउंसिल में यह निर्णय लिया जा रहा था। ठीक है, यह है इस पूरे आर्टिकल का समरी। अगली देखिए न्यूज आपको सेम पृष्ठ संख्या 11 पर ही मिलेगी, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र से है। फिर से देखिए स्वास्थ्य के बारे में बात हो रही है, सरकारी नीतियों के बारे में, और मेनली महिलाओं से संबद्ध मुद्दे के बारे में। देखिए यहां पर यह आर्टिकल क्या कह रहा है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, एक एबॉर्शन के लॉ, यानी कि हम लोग कौन सा 2021 वाला जो अधिनियम है, हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। मैंने ऑलरेडी जो गर्भ का चिकित्सीय समापन है, इसके ऊपर भी एक द हिंदू का आर्टिकल डिस्कस किया था। मैंने सारी चीजें आपको बेसिक से बेसिक बताई हैं, क्यों 24 हफ्ते की इसमें लिमिट रखी गई, उसका जो एक बायोलॉजिकल एंगल होता है, मैंने वो भी उसमें कवर करा है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। ये पूरा अधिनियम आपको एकदम इसका साइंस वाला जो लॉजिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए वापस से अपनी न्यूज पे आते हैं। यहां पर यह हुआ कि दिल्ली में एक महिला थी, 25 वर्षीय महिला, वो अविवाहित है, वो अपने किसी पुरुष मित्र के साथ रहती होंगी। दोनों लोग जो थे वो आपस में एक दूसरे से प्रेम करते थे। हुआ क्या कि 22 हफ्ते के बाद इस महिला को पता चला कि ये गर्भवती हो गई हैं। जैसे ही इन्होंने उस पुरुष मित्र से अपनी ये चीज बताई, उस पुरुष मित्र ने इनसे शादी करने के लिए मना कर दिया। तो इन्होंने गर्भपात का निर्णय लिया। गर्भपात के निर्णय के बाद यह केस गया दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनसे बोला कि भाई देखिए, पहली चीज तो आप हैं अविवाहित, जो हमारा अधिनियम 2021 है, हालांकि ये अविवाहित महिलाओं को शक्ति देता है कि वो गर्भपात करा सकती हैं, परंतु ये केवल 20 सप्ताह तक हो सकता है। दूसरा तर्क दिल्ली हाईकोर्ट ने यह दिया कि भाई आप क्या करो, आप इस बच्चे को जन्म दो, इस बच्चे के जन्म में जो भी खर्च आएगा वो हम आपको देंगे। एक्चुअली में है क्या कि ये महिला जो थी वो एक कृषक परिवार से संबंधित है, और इसके ऑलरेडी 5, इसको मिला के 5 भाई बहन हैं। इसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। इस महिला ने यह बोला कि वो इस बच्चे को पाल सके, और दूसरा समाज के दबाव से बचने के लिए, समाज में अपनी इमेज बचाने के लिए उसने ये चीज बोली। परंतु हाई कोर्ट ने इसको ये कह के टाला कि भाई अगर आपकी आर्थिक वाली जो प्रॉब्लम है उसके लिए
आपका पूरा जो प्रसव का खर्चा है वो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार वहन करेगी, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर वो लोग वहन नहीं करते हैं तो यहाँ पर न्यायपालिका उस खर्चे को वहन करेगी। ये दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था और इन्होंने साफ मना कर दिया कि ये जो महिला है ये गर्भपात नहीं करा सकती। उसके बाद ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली निर्णय ये आया, इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को पलट दिया। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भले ही महिला विवाहित हो या अविवाहित, इस चीज का कोई भेदभाव उस महिला के साथ नहीं करा जाएगा। इस महिला को पूरी तरीके से अधिकार है गर्भपात कराने का। 20 से 24 सप्ताह तक भी गर्भपात कराने के लिए जो दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय चाहिए होती है, तो ये महिला जो है ये बिल्कुल ये करा सकती है और ये इस महिला का अधिकार है। जो महिला है उसको महिला की तरह देखा जाना चाहिए, ना कि विवाहित और अविवाहित की तरह। ये था इस पूरे आर्टिकल का मेन सार। अगली न्यूज देखिए, प्रश्न संख्या 7 पे आपको मिलेगी, जिसका संबंध द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जहां पर हम लोग न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर क्या हुआ है, कंगारू अदालत। बार बार आपने इस शब्द को अलग अलग न्यूज में सुना होगा, आप इस शब्द से भली भांति परिचित भी होंगे। जो नहीं परिचित हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। हुआ क्या कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एनवी रमन्ना साहब, ये एक सम्मेलन में गए थे। वहां इन्होंने ये स्टेटमेंट यूज करा कि जो हमारे देश की मीडिया है वो क्या है, वो एक कंगारू अदालत की तरह बिहेव कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मीडिया में आपने देखा होगा, न्यूज चैनलों पे किसी भी एक केस को लेके, जो केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी न्यायपालिका में चल रहा होता है, उस केस को एजेंडा बना के एक तरफ पक्ष में व्यक्ति होते हैं, एक तरफ विपक्ष में व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर पूरा डिबेट चल रहा होता है और यहाँ पर वो पत्रकार होता है जो न्यूज एंकर होता है, और फिर ये लोग एक निर्णय पे पहुंच के अपना निर्णय पहले सुना देते हैं, जबकि न्यायपालिका उसमें कोई निर्णय नहीं दे पा रही होती है। यहाँ पर इनका ये कहना है कि भाई कई बार ऐसा होता है, ऐसे केसेस हमारी न्यायपालिका के पास आते हैं, वहां पर इतने पढ़े लिखे जज होते हैं जिनको लॉ की बहुत ज्यादा गहन, जिन्होंने अध्ययन करा होता है। कई बार निर्णय लेते समय वो लोग भी बड़ी सावधानी बरतते हैं, वो लोग भी ये कोशिश करते हैं कि कभी भी अन्याय ना हो उनसे। तो ऐसे केसेस को भी मीडिया के जो न्यूज चैनल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने न्यूज रूम में ट्रायल करते हैं उनका और खुद से निर्णय देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो कंगारू अदालतें हैं, कंगारू अदालत का यहाँ मतलब क्या होता है, मतलब होता है जैसे कंगारू क्या करता है, उछल कूद करता है, एक जगह से कूद जाना। तो यहां पर भी ये लोग बिना तथ्यों के, बिना साक्ष्यों के या बिना किसी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के सिर्फ कूद फांद कर रहे होते हैं उस केस में। बाकी उनका ना ही ये अदालतें कोई, इनको संवैधानिक दर्जा मिला है, ना ही कोई कानूनी दर्जा मिला है, ना ही ये किसी कानून को फॉलो करते हैं। तो इस टाइप की जो अदालतें हैं, मीडिया जो काम करती है, जो ट्रायल करती है, उसको बंद कर देना चाहिए। इससे क्या है कि एक तो न्यायपालिका की छवि भी खराब होती है, दूसरा यदि न्यायपालिका ने कोई निर्णय दिया है तो आप उस निर्णय का मजाक भी उड़ाते हैं, आप उस जज का मजाक उड़ाते हैं जो कि सही नहीं है। तो यहां पर कंगारू अदालत जो शब्द था इस वजह से चर्चा में आ गया, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 8 पे मिलेगा, जीएस के सेकंड पेपर से। फिर से एक बार स्वास्थ्य और सरकारी नीतियों पर यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे देश भारत के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है। यहां पर क्या है, आपको पता है, कोविन जो ऐप था हमारा, तो भारत सरकार ने क्या कहा है कि जो कोविन ऐप है ये दूसरे देश भी फ्री में यूज कर सकते हैं इसका प्लेटफॉर्म। अब देखिए, यहां पर आप कहोगे ये तो बड़ा सिंपल चीज आपने बता दी। एक साल पहले आपको याद होगा एक सम्मेलन हुआ था जिसको बोला गया कोविन वैश्विक सम्मेलन, ठीक है, 2021 में जुलाई की बात है, ये मैंने पीआईबी से लिया है, आप इसको देख सकते हैं। तो वहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने यह घोषणा कर दी थी कि जो कोविड का हम लोग ऐप यूज करते हैं, जिसमें आपने भी देखा होगा, अपने मोबाइल में यूज करा होगा, जैसे आरोग्य सेतु एक ऐप है, एक कोविन ऐप है, जिसमें हम लोग अपना जो वैक्सीनेशन है उसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐप है इसको क्या कर दिया गया है, ओपन सोर्स, यानी कोई भी देश जो है वो अगर इस ऐप का यूज अपने देश में निगरानी के लिए, कितने लोगों को वैक्सीन लगी है और उनका जो सर्टिफिकेट है या किसी तरीके से जो यहां पर इस ऐप में सुविधाएं दे रखी हैं, अगर कोई देश हमसे ये ऐप चाहता है फ्री में तो हम उसको ये ऐप निशुल्क देंगे, ठीक है। ये चीज कहां पे घोषणा करी गई थी, कोविन वैश्विक सम्मेलन में। तो यहां पर क्या हुआ है, न्यूज इसलिए चर्चा में आ गई क्योंकि गुआना देश है, इसने क्या करा, भारत सरकार के साथ एक समझौता साइन कर लिया है और हमारा जो कोविन ऐप है इसको अब अपने देश में ये यूज करेगा। केवल गुआना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैक्सिको की बात करो या कनाडा की, तो ये सारे देश जो हैं इन्होंने भी इच्छा जताई है कि कोविन जो ऐप है इसको ये यूज करेंगे। अब यहां पर जो राइटर हैं वो ये एक प्रश्न उठाते हैं कि यहां पर सुरक्षा क्या, सुरक्षा किस चीज की, डेटा की। भारत के इतने सारे लोग है ना, अगर एक आंकड़े के तौर पे मैं आपको बताऊं, 8 बिलियन जो लोग हैं उनको दवा, जो वैक्सीनेशन है वो
हम लोग इतना टारगेट अचीव कर चुके हैं 8 बिलियन भारतीय का। और यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोविन जो ऐप है उसमें इतने भारतीयों ने अपनी जो सूचनाएं हैं वो स्टोर करके रखी हैं, तो जो दूसरे देश को आप ये बेचोगे तो उसके पास भी ये सूचना ना चली जाए, तो हमारा जो डेटा है वो लीक ना हो जाए। तो यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि पहली चीज, इस एप्लीकेशन में जब आप अपना फोन नंबर डालते हैं, जब मान लीजिए आपको अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट निकालना है, तो आप क्या करोगे, अपना फोन नंबर डालते हो, तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है। तो केवल इतनी ही चीजें इस ऐप में रहती हैं, बाकी आपका नाम, आपका जो घर का एड्रेस, ये सारी चीजें इस एप्लीकेशन में स्टोर नहीं होती हैं। केवल ये फोन नंबर, ओटीपी इसलिए मांगता है ताकि आपकी इंफॉर्मेशन आपको दी जा सके। तो यहां पर सरकार ने ये कह के आश्वासन दिया है कि यहां पर सिक्योरिटी से रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आएगी। यदि दूसरे देश इसको लेते भी हैं तो अपने देश की जानकारी के अनुसार या अपने देश में थोड़े बहुत चेंजेस वो इस एप्लीकेशन में कर सकते हैं, परंतु वृहद रूप से इसमें चेंज नहीं कर सकते, ये भी सिक्योरिटी वो तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये दोनों मुद्दों सरकार ने यहां पर आश्वासन दिया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। गुयाना जो है इसने साइन कर लिया है ये, तो ये प्रारंभिक परीक्षा में या स्टेट पीसीएस में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अगला जो आर्टिकल है वो आपको प्रश्न संख्या 8 पे मिलेगा। इसका संबंध तृतीय प्रश्न पत्र से, जहां पर हम लोग बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के बारे में देखते हैं। तो यहां पर देखिए ये आर्टिकल में चर्चा क्या करी जा रही है, आपको पता है पश्चिम घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। तो भारत के पश्चिम में जो पश्चिम घाट देखते हैं, जो बहुत ज्यादा जैव विविधता यहां पाई जाती है, जिसको हॉट स्पॉट भी कहते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक रिसर्च में यह पाया गया कि चमगादड़, जिसको बैट कहते हैं, उसकी 2 प्रजातियां। अब देखिए यहां पे प्रारंभिक परीक्षा से प्रश्न पूछा सकता है। एक प्रजाति का नाम है सलीम अली फ्रूट बैट, एक का नाम है पोमोना राउंड लीफ बैट, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, यहां पर जो वैज्ञानिक शोध कर रहे थे, तो अब चूंकि ये पश्चिम घाट है, हॉट स्पॉट है, तो हमको पता है हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा हम एरिया बना देते हैं, मान लीजिए ये बहुत बड़ा एरिया था, ठीक है। इसमें ये जो एरिया आप देख रहे हो जिसको मैंने शेडेड कर दिया है, इसको बोल दिया जाता है हॉट स्पॉट या एक संरक्षित क्षेत्र बोल देते हैं। ये संरक्षित क्षेत्र का मतलब होता है अब जो प्रजाति यहाँ पे रहती है ये क्षेत्र उसके लिए होता है। यहाँ पर बहुत कम मानव गतिविधियां अलाउ करी जाती हैं, शिकार तो बिल्कुल बैन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो चमगादड़ की 2 प्रजातियां थी, इनको इस एरिया में एग्जाम्पल के तौर पर आरक्षित कर दिया गया था। ये दोनों प्रजाति इसी एरिया में रहेंगी, इस एरिया में कोई भी मानव गतिविधि नहीं होगी। परंतु अब देखा गया एक कि इस एरिया में ना केवल 50% ही जनजातियां जो थीं वो रहती हैं, बाकी 50% जनजातियां जो थीं, यानी कि अगर बात करी जाए 37 प्रजातियां इस एरिया के बाहर चली गईं। यानी कि वो अब मानव का जो एरिया है जहां पर ह्यूमन रहता है, मानव रहता है, उसमें भी रहने लगी हैं। अब उससे क्या है कि ये 2 जो चमगादड़ की प्रजातियां हैं, इस पे आ गया एक खतरा। कैसा खतरा, एक तो मानव जो है इनका शिकार कर सकता है अपने भोजन के लिए, ठीक है। दूसरा, जब ये मानव के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो अभी क्या हुआ, कोविड का आपको पता है सबसे बड़ा कारण रहा था, जो न्यूज आई थी कि चमगादड़ से कोरोना वायरस फैला। तो जब मानव को लगेगा कि भाई उसकी बस्ती के चारों ओर जो ये चमगादड़ हैं वो बहुतायत मात्रा में फैलने लगे हैं, तो उसको किसी और महामारी के फैलने का डर होगा, तो वो इनको मारना शुरू कर देगा। भले ही वो इनका भोजन ना करे, तो इनका शिकार इस वजह से करेगा ताकि भविष्य में कोई महामारी और ना फैल जाए। तो ये दोनों ही डर जो हैं ये इन दोनों प्रजातियों के ऊपर बहुत ज्यादा अब पड़ गए हैं, क्योंकि ये अपनी जो आरक्षित क्षेत्र था उससे बाहर भी पाई जा रही हैं और बहुतायत मात्रा में पाई गई हैं, ठीक है। इस वजह से ये आर्टिकल चर्चा में आया है। ये 2 प्रजातियां याद रखिएगा और बड़े सिंपल से इनके नाम है सलीम अली फ्रूट बैट, पोमोना राउंड लीफ बैट। ये दोनों ही प्रजाति पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। यहां पर जो विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र थे, अगस्ता मलाई, पेरियार टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई, नीलगिरी, ब्रह्मागिरी, ये मैपिंग की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इनको भी मैप में एक बार जरूर देखिएगा। चलिए, तो आज हमने कई सारे आर्टिकल डिस्कस करे अपने द हिंदू के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो मैं आशा करता हूं ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अब इन आर्टिकल से मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो पहला मैंने प्रश्न लिया है किससे, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम से। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करनी है। इसे कठोर या ड्रैकोनियन कानून के रूप में क्यों जाना जाता है, यह भी आप बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल देश में महिलाओं की पसंद और उनके हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है, इसका समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। चलिए, आज मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा। एक प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे, चूंकि कवक यानी फंगस के बारे में डिस्कस हुआ है, तो ब्लैक फंगस को किस नाम से जाना जाता है, ये कमेंट करके उत्तर बताइए। और दूसरा, जो मंकी पॉक्स वायरस है, ये वायरस पहली बार दुनिया में कहां पे और कब देखा गया था, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर करिए। ब्लैक फंगस का नाम क्या है और मंकी पॉक्स वायरस दुनिया में पहली बार कब और कहां देखा गया।
मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले द हिंदू के सत्र में कुछ और नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।